आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। वेल, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। वेल, हिंदी सिनेमा का मध्यमार्गी युग और उनकी कालजयी कृतियाँ हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक ऋषिकेश मुखर्जी का योगदान अद्वितीय है। उनके सहज और साफ सुथरे निर्देशन ने सिनेमा को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जिसमें परिवार, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों का समावेश रहा। उनकी फिल्मों में मारधाड़ और हिंसा की बजाय मानवीय भावनाओं और संबंधों की गहराई दिखती है। अब आपने ऋषि दा की कोई भी फिल्म देखी होगी, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे मिली हो, चाहे चुपके चुपके हो, चाहे अब देखिए आनंद, अमिताभ बच्चन के साथ में जितनी फिल्में हैं उनकी आलाप आप देखिए, जो कि किसी वजह से, अब जो वजह क्या रही उस वजह का खुलासा भी मैं करूंगा कि क्यों ऐसी फिल्म नहीं चल पाई। तो इनका जो योगदान है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। आनंद और अमिताभ बच्चन का जो संघर्षपूर्ण आरंभ है, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1971 में, इस फिल्म को ज्यादातर लोग सुपरस्टार राजेश खन्ना को ही समर्पित करते हैं। ये जो फिल्म है ये राजेश खन्ना के लिए ही बनाई थी, इस तरह से इसके बारे में समझा जाता है, क्योंकि अंत में राजेश खन्ना ही वोट ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति का जितना भी जो कुछ था एक मादा, वो सब राजेश खन्ना के साथ ही चला जाता है इस फिल्म में। लेकिन आपको याद होगा कि इस फिल्म में हम अमिताभ बच्चन को भी नहीं भूल सकते। वो एक उभरते हुए अदाकार, जिसके लिए वो जो फिल्म थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि साल था 1971 का। तब तक अमिताभ बच्चन रुपहले पर्दे पर अपनी शुरुआत कर चुके थे और उन्हें एक अदद कोई फिल्म की ज़रूरत थी ताकि वो अपना करियर आगे बढ़ा सकें। इस फिल्म से अमिताभ को हिंदी सिनेमा में एक पहचान मिली। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ा ही रोचक वाकया भी हुआ था। हुआ यूं था कि अमिताभ के जो होठों का जो रंग है वो लाल है, तो ऋषिदा ने, यानी ऋषिकेश मुखर्जी ने, उनके होठों की लालिमा को देख कर के यूं सोचा कि कहीं अमिताभ बच्चन ने लिपस्टिक तो नहीं लगा रखी है। तो उन्होंने न आप देखा ना ताव, ना अमिताभ से पूछा, और इसी बात पर अमिताभ को सबके सामने फटकार लगा दी। वो गुस्सा भी करते थे लेकिन वो प्यार भी करते थे। वो हर कलाकार को अपने घर का एक सदस्य समझते थे और उसके साथ में उसका जो ताना बाना होता था वो बड़ा ही पारिवारिक होता था। अब ये जो फिल्म थी, इसने कितना बड़ा नाम किया ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आनंद फिल्म का कोई भी आप कैरेक्टर पकड़ लीजिए, कोई भी गाना पकड़ लीजिए, कोई भी कहानी देख लीजिए, बाद में जाकर के इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ थोड़ा थोड़ा बदलाव करके हमें भारतीय सिनेमा में देखने को मिलती हैं। फिल्म आनंद के माध्यम से ऋषिकेश मुखर्जी ने न केवल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बड़े ही मार्मिक तरह से रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने उस कहानी में जिस तरह से दोस्ती और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण
को उस फिल्म में डाला। आप समझिए कि जिस फिल्म में जो हीरो है वो कैंसर से ग्रसित हो, जिसका कोई इलाज नहीं है, इवन आज भी उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, तो हालांकि है इलाज, लेकिन बहुत बाद में जाकर के अगर ये चीज़ डिटेक्ट होती है तो इसका आज भी कोई इलाज नहीं है। तो इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने जो दोस्ती और लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शो किया, ये काबिले तारीफ है। अमूमन यूँ होता है कि जब हमें किसी फिल्म के ज़रिए या कोई भी ऐसी कृति में जब ये मालूम चलता है कि कैंसर है, तो उसके बाद में हमें उस फिल्म में कभी भी हंसी नहीं आती है। हमारा ध्यान उस समस्या पर, उस बीमारी पर, उस लाइलाज बीमारी पर अटक जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि इस फिल्म में शुरुआत में ही कैंसर को बता दिया है कि भाई ये कैंसर है इसको। फिल्म के मध्यांतर तक हमें मालूम चल जाता है कि जो फिल्म का हीरो है उसको कैंसर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ध्यान हर फ्रेम पर लगा रहता है। वहाँ दोस्ती की बात भी होती है, वहाँ जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है उस पर भी टिक पाने में ऋषिदा बेहद कामयाब हुए हैं। यही है कि देखिए, कैंसर जैसी चीज़ का जब पता चल जाता है तो वो आदमी या जो दर्शक हैं वो कभी भी पॉजिटिव तरह से नहीं सोच पाएंगे जब तक वो फिल्म को देख रहे होंगे, उस फिल्म को। लेकिन इनके डायरेक्शन में खास बात होती थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी कि भाई कैंसर जो बीमारी है वो फिल्म के बीच में या बीच से कुछ पहले ये चीज़ ओपन हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है कि भाई जो नायक है उसको ये प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ उस कैंसर वाली बात पर अपने दिमाग को नहीं अटकाते, हम आगे उनके बताए हुए सीन्स पर चलते हैं और उन सभी सीन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई हुई है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो डायरेक्टर सकारात्मक दृष्टि को छोड़ नहीं रहा अपनी फिल्म में, तो उस डायरेक्टर में कहीं कुछ मैं अलग चीज़ महसूस करता हूँ जो मुझे दूसरे और डायरेक्टर्स में महसूस नहीं होती है। उन्होंने अपनी फिल्म में, इस फिल्म में, क्योंकि कैंसर से तो कोई लड़ नहीं सकता था, उस फिल्म में जब नायक को जब मृत्यु प्राप्त होती है, यानी जब आनंद मरता है, डॉक्टर के सामने मरता है, उस मौत की फिलॉसफी को उन्होंने जिस अंदाजे बयां से पर्दे पर उकेरा था, उसकी मिसाल कहीं पर भी मिल पाना मुश्किल है, असंभव से कम नहीं है वो चीज़। वो आपने देखा होगा जो अंतिम जो उसका डायलॉग होता है, कहता है ना, बाबू मोशाय जिंदगी और मौत, जो बोलता है ना वो कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जापना। और फिर बाद में जब वो अमिताभ बच्चन के सामने, यानी अमिताभ इसमें डॉक्टर बनता है और राजेश खन्ना इसमें वही पेशेंट जिसको कैंसर होता है, आनंद कभी मरा नहीं करते, आनंद कभी नहीं मरते। तो वो जो उससे पहले बोलता है कि तुम्हारी बकबक सुन करके मैं परेशान हो गया हूँ, बोलो, बात करो मुझसे, बात करो मुझसे, बात करो मुझसे। उस सीन को किस तरह से प्रभावी तरह से दिखाया है कि आप समझिए कि उस सीन में न सिर्फ राजेश खन्ना अमर हो गए मरने के बाद, बल्कि अमिताभ बच्चन का भी आप उसमें अब उस रोल को देखिए। अब देखिए, वोट ऑफ सिंपैथी पूरा राजेश खन्ना के साथ जाना था, क्योंकि राजेश खन्ना उस समय बहुत बड़ा एक सितारा थे, बहुत बड़े कलाकार थे, और अमिताभ बच्चन को उस समय कोई जानता भी नहीं था। पहली बात यह। दूसरी बात यह कि स्क्रिप्ट के हिसाब से कैंसर जिस व्यक्ति को था उसी व्यक्ति को जाना था। डॉक्टर साहब इस सीन में नहीं मर सकते थे। अब एक डॉक्टर के सामने पेशेंट जा रहा है, वो व्यक्ति जिसने जिंदगी को जीना सिखाता था उस फिल्म में, ये जानते हुए भी कि भाई मुझे कैंसर है, उसके बावजूद भी वो जिंदगी में लोगों को जीना सिखाता था। वो कहता था कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, यानी एक एक पल को आप इस तरह से जियो ताकि लोग याद करें, आप भी याद करो कि क्या जिंदगी जी मैंने। आप देखिए कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है, कि नेगेटिव में से भी पॉजिटिव दिखाने की जो अदा है ऋषिकेश मुखर्जी की, वो उनकी फिल्मों को सदा जीवंत बनाती है। आप समझिए
कि ऋषिकेश मुखर्जी का जो सिनेमा है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसे हम मुख्य धारा का सिनेमा मानते हैं, और दूसरी तरफ एक वो सिनेमा था जो कि समानांतर सिनेमा था, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल सिनेमा। जो आपने देखा होगा आर्ट मूवीज़ में या अमोल पालेकर की जो फिल्में होती थी, जिसमें ज़्यादातर अमोल पालेकर होते थे, ऐसी फिल्मों का जो तरीका होता था उसको हम पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। और जो अमिताभ की फिल्में जो होती थी, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे जो डायरेक्टर्स थे उस समय, उन सिनेमा के बीच का जो सिनेमा होता था ना, वो होता था ऋषिदा का सिनेमा। यानी उसमें कुछ कमर्शियल वैल्यूज़ भी होती थी और वो थोड़ी आर्ट मूवी की तरह भी होती थी, और जिसमें हिंसा ना के बराबर होती थी, बल्कि यूँ कहें कि हिंसा होती ही नहीं थी। हमें अच्छे तरह से ध्यान है कि हमें फिल्मों में जब तक ढिशुम ढिशुम ना हो, जब हम छोटे थे तब तक मज़ा नहीं आता था। लेकिन ऋषिदा की किसी भी फिल्म को हम तब भी देखते थे, आज हम देखते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन बचपन में भी जब हम ऋषिदा की फिल्मों को देखते थे तो हमें कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं रहता था कि इस फिल्म में अब कोई फाइटिंग सीन आए। आनंद फिल्म हमें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक फिल्म और आई थी मिली। मिली फिल्म भी इसी जैसी स्टोरी पर आधारित थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ऋषिदा ने कुछ अलग तरह से किया था। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि कहीं पर भी ऋषिदा की किसी भी फिल्म में आपको एक हिंसा की गुंजाइश नहीं लगती है। ना हमारे मन में इस तरह का कोई सवाल उठता है कि यहाँ पर एक सीन आना चाहिए था फाइटिंग का, मतलब हमें मन से ही नहीं लगता कि कोई चीज़ होनी चाहिए थी। जबकि हम अगर मनमोहन देसाई साहब की फिल्म को देखें या प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म को देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक एक्शन होना चाहिए था। अगर एक्शन नहीं होता उस पॉइंट पर, कई फिल्म रही उनकी, बहुत बड़े शोमैन रहे दोनों, प्रकाश मेहरा साहब और मनमोहन देसाई साहब, लेकिन फिर भी जहाँ पर वो कई फिल्मों में कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर हिंसा ज़्यादा होनी चाहिए थी, इस पॉइंट पर फाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये फाइट कम दिखाई है। लेकिन इनकी जो फिल्म होती थी उसमें तो हमें लगता ही नहीं था कि कहीं फिल्म में कोई कोई गुंजाइश है। आप समझिए कि ऋषिदा की काबिले तारीफ इस बात में है कि ये उस समय पर ऐसी फिल्में बना रहे थे जिस समय फिल्म में ढिशुम ढिशुम और हिंसा होना बहुत ज़रूरी होता था। अमिताभ का जो विदोहन जो प्रकाश मेहरा ने किया और मनमोहन देसाई ने किया किसी भी फिल्म में, वो एक एक्शन हीरो थे। उन किसके लिए? प्रकाश मेहरा के लिए और मनमोहन देसाई साहब के लिए। यानी अमिताभ बच्चन अपनी एक ऑर्डिनरी रेंज से हट करके एक आम तरह से बैठे हुए हैं, आम तरह से जैसे हम लोग बैठे हुए हैं अपने कमरों में, उस तरह से अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं। क्या आप प्रकाश मेहरा की फिल्म से ये आशा कर सकते हैं कि अमिताभ चुपचाप बैठा हुआ है किसी जगह पर, या ये चीज़ आप मनमोहन देसाई की फिल्मों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं और हाथ में उनके एक वीणा है, इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हाथ में उनके हारमोनियम है, हम इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं साहब, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनकी फिल्मों से। हमें उनकी फिल्मों से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि अमिताभ मारधाड़ करें। तो ये उन लोगों के बीच में टिक पाना ऋषिदा के लिए कितना ज़्यादा टफ हुआ होगा, जबकि ना सिर्फ ऋषिदा टिके बल्कि वो सफलता से टिके, और ना सिर्फ उस समय के लिए। कुछ चीज़ें होती है ट्रेंडी की जो उसी समय अच्छी लगती हैं, लेकिन बीते वक्त के साथ में आज 40-50 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा साल हो गए, उसके बावजूद भी आनंद, मिली, अभिमान, गुड्डी ऐसी फिल्में हमारे मन को कितना ज़्यादा गुदगुदाती हैं। जबकि आप समझिए कि ऐसी किसी भी फिल्म में एक भी कोई हिंसा वाला सीन नहीं है। हाँ, ऑन डिमांड अगर एक कोई थप्पड़ वगैरह वाली बात आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी कोई हिंसा यानी उनकी फिल्म में कोई स्टंट नाम की चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि वो फिल्म में जो कला को दिखाते थे और कलाकार का पूरा उस तरह से उसका विदोहन करते थे, वो चीज़ें कलाकार की बाहर निकालने की कोशिश करते थे कि जहां कलाकार की वास्तविक कला का प्रदर्शन होता था। और ऋषिदा ने एक बार ऑन स्क्रीन यह कहा भी था अमिताभ बच्चन के बारे में,
हालांकि उन्होंने डायरेक्टर्स के नाम तो नहीं लिए थे। उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन को इन लोगों ने, जो आजकल के जो निर्देशक हैं, उन्होंने सिर्फ स्टंटमैन बना करके रख दिया है। क्योंकि अमिताभ बच्चन की जितनी भी फिल्में थी उनमें आप भी इस बात को समझेंगे, महसूस करेंगे कि अमिताभ बच्चन से सिर्फ एक्शन की ही डिमांड करते थे, उनसे कला की डिमांड नहीं करते थे। ऋषिदा ने एक फिल्म बनाई थी आलाप, जिसका कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि वो आई थी इमरजेंसी के समय में, 1975 से 77 के बीच में उस फिल्म का रिलीज था। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में थी कि जो आपातकाल, जो इमरजेंसी थी, उसकी वजह से वो फिल्में बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसके बावजूद उन फिल्म का कोई खास नाम नहीं हुआ। तो उसकी वजह से ऋषिदा को दिक्कत भी हुई थी और उन्होंने सरकार के खिलाफ, जो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उनके खिलाफ भी बोला। अब क्योंकि वो इस इमरजेंसी को ही, इस फिल्म यानी आलाप की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी असफलता के लिए वो इमरजेंसी को ही जिम्मेदार मानते थे। हालांकि यह फिल्म अमिताभ की जो स्टार छवि थी उससे बहुत ज़्यादा अलग थी, और इस फिल्म में अमिताभ की अभिनय कौशल को जिस अंदाजे बयां से उजागर किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जो अमिताभ के चहेते लोग हैं, मतलब अमिताभ को जो चाहते हैं, सॉरी, अमिताभ के चहेते तो कौन होंगे क्या पता अमिताभ को, लेकिन जो अमिताभ बच्चन को चाहते हैं, जो अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग है, उसमें भी इस फिल्म का कहीं कोई जिक्र नहीं आता। वेल, मूल्य आधारित जो फिल्में होती थी उसमें, यानी मानव मूल्य आधारित जो फिल्में जितने लोगों ने भी बनाई, उनमें ऋषिदा का नाम हमेशा सर्वोपरि माना जाएगा। और सामाजिक संदेश जिस प्रकार से ऋषिदा ने कि, या उनकी फिल्मों का जो केंद्रीय विषय जो होता था वो हमेशा सामाजिक होता था, और उसमें नैतिक मूल्य की भरमार होती थी। आप हर शॉट में कुछ सीख सकते हैं, और ऐसा सीख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन बन सकता है, आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन सकता है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन कितना तेज़ी से हो रहा है या पूरा हो चुका है। आज हमें दरकार है ऐसे एक निर्देशक की जो कि फिल्म इंडस्ट्री का कुछ एक दिशा को बदले, और साथ में जनरेशन को सिखाए, और इस तरह से सिखाए कि वो बोझ ना लगे। ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में कोई भी चीज़ दिखाई बड़ा ही हल्के फुल्के अंदाज में और सरलता से और बहुत बड़े सीधे और सच्चेपन से उस चीज़ को दिखा डाला। आप अगर उनकी फिल्म गुड्डी को देखें, या वहीं अगर आप, वेल, गुड्डी तो रिलीज हुई थी 1971 में, लेकिन उनकी जो वो फिल्म थी अनाड़ी 1959 की, 1959 की जो फिल्म थी, उसमें उन्होंने किस कदर से इंसानियत और ईमानदारी को पेश किया है, आप समझ जाएंगे। राज कपूर को लेकर के जो उन्होंने फिल्म बनाई थी। और मुखर्जी की फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो किस चीज़ से कवर करते हैं। उनकी फिल्मों में जो कॉमेडी होती है बहुत ही अच्छे लेवल की कॉमेडी होती है, फूहड़ता, अश्लीलता, डबल मीनिंग कहीं नहीं होता, और एक्चुअल में कॉमेडी उसी को बोलते हैं जो आपके दिलों से निकले, वो जो आपको अंदर से गुदगुदा दे। अब भौंडापन, नंगापन, वो तो खैर है, वो उससे तो हर आदमी कई बार वो विस्मित हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए, उसको आप हास्य नहीं कह सकते हैं। अब विस्मित तो आप किसी को किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे प्रैंकस्टर्स होते हैं आजकल, आपने देखा कि रोड पर कितने तरह के प्रैंक करते हुए लोग बाग घूम रहे हैं। वो प्रैंक के नाम पर कई बार लोगों को परेशान भी कर देते हैं, उनको गुस्सा भी दिला देते हैं। अब आप इसके नाम पर अगर आप वो मतलब कुछ कहें कि साहब ये प्रैंक है या हम हंसा रहे थे, तो आप ऐसे किसी को भी किसी भी तरह से बहानेबाजी से बोल सकते हैं कि हम हंसा रहे थे, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में कॉमेडी होती है वो कोई ऋषिदा की फिल्मों से सीखे, और उसके साथ में एक सामाजिक संदेश जोड़ना चाहिए, तो उसी को ही हम असल रूप में हास्य कह सकते हैं। तो उनका जो एक रेशियो था कि एक ऐसा कोई सीन बनाए किसी भी फिल्म में, या बहुत सारे ऐसे सीन्स होते थे जिसमें हास्य हो, नाटकीयता ना लगे, लेकिन उसमें ह्यूमर हो, लेकिन साथ में जब तक सामाजिक संदेश नहीं होता था कोई, उसको हास्य कहा ही नहीं जा सकता। यही फर्क होता है कॉमेडी और फार्स में। आजकल जो फिल्में बन रही है वो फार्स है। कपिल शर्मा का जो शो है, मैं खुल के बोलता हूँ, वो भी कॉमेडी नहीं है, वो फार्स है।
क्योंकि हमें उन सब चीज़ों की आदत हो जाती है, उस शो से एक अपेक्षा होती है कि ये यहाँ पर डबल मीनिंग आएगा। हमें उम्मीद होती है, सबसे पहले हमें यही पता पड़ता है यहाँ डबल मीनिंग आएगा, या यहाँ पर इसके शरीर के उस हिस्से की मजाक उड़ाई जाएगी जिसके लिए ये व्यक्ति पूरी, मतलब ये व्यक्ति जिम्मेदार है ही नहीं। अगर किसी आदमी के होठ मोटे हों, या अगर चेहरा कुछ अजीब सा हो, या कोई आदमी काला हो या गंजा हो, उस आदमी की उस चीज पर बात करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बात करता है और उस पर 50 लोग हंसते हैं उस शो के अंदर ही बस, जो कि प्री अरेंज्ड होता है, प्री ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री कंसल्टेड होता है, अब आप उस पर हंस रहे हैं या आपको जबरदस्ती हंसाया जा रहा है, तो ये कोई कॉमेडी नहीं है कि किसी की जान जला करके आप जब हंसते हैं तो वो सिर्फ एक किसी का मजा लेना होता है। असली कॉमेडी वो होती है जो आपको अंदर से खुश कर दे, और जब आप खुश हों तो आपकी आंखों से आंसू निकलें, उसको बोलते हैं असल में कॉमेडी। तो ये जो फिल्में होती थी आपको इस तरह की इनमें बात होती थी कि आप जब कोई सीन देखते थे तो आप में से ये अनुभूति आपको महसूस होती कि हाँ, मैं हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मुखर्जी की फिल्मों में ये आपको एक अद्भुत मिश्रण मिलता है जो मेरे ख्याल में बड़ा रेयर है और ये किसी और की फिल्म में मिल सकता है, लेकिन ऋषिदा की फिल्मों में जो होता था, और ये उस समय की बात है कि जब फिल्मों के नाम पर एक्शन फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही थी, उन्हीं कलाकारों को लेकर के जब ऋषिदा ने कुछ फिल्में बनाई तो वो उतनी ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक मैंने वजह बताई, एक फिल्म का उदाहरण आलाप जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। एक गाना था जो आपने सुना होगा येशुदास की आवाज़ में, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता, वो गाना था ना, बड़ा प्यारा गाना था। तो अब देखिए, और ये इन्होंने अपनी जो शुरुआत थी वो बहुत ही अच्छे तरह से की थी, मतलब सारी चीज़ों का काम इन्होंने सीखा। ये एक कुशल निर्देशक तो थे ही, बल्कि एक शानदार संपादक भी थे, एडिटर थे, और जितने भी अच्छे एडिटर्स होते हैं फिल्म के लिए, वही बाद में जाकर के एक कुशल निर्देशन का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस शॉट को हमें कहाँ लेना है, कहाँ पर सेट करना है लास्ट में, ताकि हमें ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इन्होंने बिमल रॉय की एक फिल्म थी, आपने देखा होगा, वो कल्ट मूवी है जिसका नाम है 2 बीघा जमीन, और उन्हीं डायरेक्टर की एक फिल्म है मधुमती, दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा, वो गाना था ना दिलीप कुमार साहब का। ये उस फिल्मों के लिए इन्होंने पहले संपादन किया था, और ये 50s का टाइम था, और उनकी पहली जो फिल्म थी वो 1957 यानी 1957 में एक फिल्म थी मुसाफिर, वो रिलीज हुई थी। आपने उस फिल्म को देखा हो, नहीं हो तो प्लीज़ उसको देखिए और आप मुझे बताइए, क्या वो फिल्म आपको ऐसा लगता है कि ऋषिदा उस समय नए थे? 1957 में भी ऋषिदा में वही बात थी जो आपको उनकी अंतिम फिल्म झूठ बोले कौवा काटे में नजर आती है, या उनकी कोई भी फिल्म, गोलमाल हो, गुड्डी हो, कोई भी फिल्म हो इस तरह की। भले ही ये जो फिल्म थी मुसाफिर, ये उतना कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही हो, लेकिन आप अगर अनाड़ी की बात करते हैं जो कि 1959 में 1959 में जो रिलीज हुई, ये व्यावसायिक तौर पर भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी। इसके बारे में है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी, वो फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचिए कि वो फिल्म का कमर्शियल वैल्यू क्या था उस समय, और ईयर था 1959। अब एक बार जब कुमार शाहनी ने उनसे पूछा कि वे तकनीकी और सिनेमा की अद्यतन जो सिद्धांत हैं उनको अपनाते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं हुए, ये क्वेश्चन एक बार कुमार शाहनी ने जब पूछा था ऋषिदा को, तो ऋषिदा ने इसके बदले में क्या कहा था कि हमारा जो परिवेश है और हमारी जो सीमा है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। वो किस सीमा की बात कर रहे थे? वो कर रहे थे सामाजिक सीमा की बात, और इन्होंने समाज को इस तरह से अपनी फिल्मों में दिखाया है कि वो समाज या उसकी जो परंपराएं हैं वो हमें बेड़ियां नहीं लगती हैं। कहने का मतलब है कि इनके दिमाग में समाज को लेके जो पॉजिटिविटी है वो इन्होंने शो की। जब कोई व्यक्ति समाज को पॉजिटिव तरह से देखेगा तो वही चीज़ जब वो डायरेक्शन में
लाएगा तो पॉजिटिव चीज़ ही दिखाएगा। लेकिन इसके तुलना में अगर हम और डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कई बार जब डायरेक्टर परंपराओं को दिखाता है तो वो बड़ा ही बेड़ियों की तरह दिखाता है, उसको बोझ की तरह दिखाता है। तो ऑडियंसेस होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार परंपराएं और बेड़ियां तो बड़ी बोझ हैं, वो उनको फिल्मों में इस तरह से दिखाया जाता है। और जो डायरेक्टर्स होते थे ना, वो कमर्शियल सिनेमा वाले, वो परंपराओं को और बेड़ियों को इस तरह से, मतलब परंपराओं को बेड़ियों की तरह दिखाते थे। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने हमेशा सामाजिक मूल्यों को और परंपराओं को इस प्रकार से दिखाया है कि हमें लगता है कि यार इसकी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कितना फैमिली फील है आज जो घरों में जो चीज़ें चल रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सारी चीज़ें, सीरियल्स के नाम पर जो कचरा किया हुआ है लोगों का, एंड जो नेटफ्लिक्स और ओटीटी पर जो ज़्यादातर गंदी फिल्में और अजीब सा कुछ ऐसा कि जो घरों को तोड़ने वाली चीज़ें, या बच्चों के अंदर जो गलत संस्कार होते हैं जिसकी वजह से आए दिन मर्डर होते हैं, लड़का लड़की पर अटैक कर रहा है, एसिड अटैक कर रहा है या उसकी जान ही ले रहा है, लाशों को टुकड़ों में बांटा जाता है। इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो है ना सामाजिक परंपराएं, ये खत्म हो गई है ना, या खत्म हो रही है ना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है। तो ऋषिदान ने हमेशा सामाजिक परंपराओं के ऊपर बात की, लेकिन उनको अपनी फिल्मों में इस प्रकार दिखाया कि हमें लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है। कहने का अर्थ यही है कि ऋषिदान ने उन सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से उन्होंने ग्रहण किया था, तो वो पॉजिटिविटी उन्होंने पर्दे पर भी दिखा पाने में कामयाब हो पाए। लेकिन और डायरेक्टर्स जो थे वो बात को इस तरह से कहते थे कि भाई हम सामाजिक एक पहलू को भी छू जाएं और वहां हम इस चीज़ की भी बुराई कर जाएं। ये चीज़ ऋषिदा की फिल्मों से और दूसरी फिल्मों से मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ महसूस होती है और बहुत अच्छे तरह से महसूस होती है। ऋषिदा को 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और उन्होंने करीब 40 फिल्मों का निर्देशन किया और उनके इस योगदान को देख करके इस तरह का सम्मान उन्हें दिया गया और वो इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार है। और उनकी जो एक आखिरी फिल्म रही 1998 में, झूठ बोले कौवा काटे, ये आपने देखा होगा। छत पर काला कौवा बैठा, काएं काएं करता रहता, सबसे कहता आते जाते, झूठ बोले कौवा काटे। वो फिल्म थी अनिल कपूर और जूही चावला की, और इस गाने को गाया था शामक दावड़ ने। आज भी ये फिल्म अपनी ओर खींचती है सबको। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि ये फिल्म उतनी ज़्यादा चली नहीं जितना कि इसको चलना चाहिए था। आप इनकी फिल्मों को अगर देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इनकी फिल्मों में वो चीज़ क्या होती थी जो दूसरी फिल्मों निर्देशक अपनी फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते थे। और वो होती थी इनकी सरल शैली, पारिवारिक मूल्यों का जो एक पॉजिटिव तरीके से जो चित्रण करते थे, और समाज के प्रति उनकी गहरी समझ जो थी, उन्होंने हमारी मस्तिष्क पटल पर इतनी ज़्यादा अमिट छाप छोड़ी है जो कि हमें भुलाए नहीं भूलती है। ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने सिनेमा को मनोरंजन के साथ साथ जीवन का दर्शन भी बनाया था, और उनकी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज की पेशकश में बस इतना ही। अपने अगले अध्याय में मैं एक बार आपसे फिर से मुखातिब होता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। और प्लीज़ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।